हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 69 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारत और विश्व भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उनके उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पटकाई बुम पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए आपके सामने यहाँ पर मैप दिया हुआ है और सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की साइड में यहाँ पर यानी ये आपका अरुणाचल वाला रीजन है। यहाँ पर आपको मिसमी पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। इधर आ जाते हैं, ये इसके नीचे आप पटकाई बुम पहाड़ियों को देख रहे हैं। फिर आपकी यहाँ पर जो है नागा हिल्स हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपकी खासी हिल्स हैं। ठीक है, यानी आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो आप ये पाएंगे ये नागा के नीचे हैं और नीचे की साइड में आपकी मिजो हिल्स हैं, क्योंकि हमें उत्तर से दक्षिण देखना है, नॉर्थ टू साउथ देखना है। ये सबसे ऊपरी वाली आपकी मिसमी पहाड़ी है, उसके बाद पटकाई बूम है, उसके बाद फिर आपकी खासी पहाड़ी आ जाएगी, फिर आपकी मिजो पहाड़ी आ जाएगी। तो फिर आपका यहाँ पर सही क्रम होगा, यानी सबसे ऊपर कौन सी है, पहले नंबर पर आपकी मिसमी पहाड़ी है, उसके बाद फिर आपकी पटकाई बूम है, फिर आपकी खासी पहाड़ी है और उसके बाद मिजो पहाड़ी है। तो यहाँ पर आपका सही क्रम होगा 2 1 4 3, यानी 2 1 4 3 आपका जो सही क्रम होगा। तो सही आंसर है पहले का बी। दूसरा प्रश्न है अब आपका, बूढ़ी दिहिंग नदी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। बूढ़ी दिहिंग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम पटकाई पहाड़ी से होता है। देखिए दिहंग या बूढ़ी दिहंग ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन आपका यह भी सही है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय यानी पटकाई पहाड़ियों से निकलती है और असम में तिनसुकिया एवं डिब्रूगढ़ जिलों से होकर बहती हुई दिहंग मुख में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है सेकंड का सी, यानी 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, यह आपको बताना है। पहला है, यह आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों से निर्मित है। यह एक स्थिर अस्थिर क्षेत्र है जो अत्यधिक भूकंप प्रवण है। इस पठार में चौड़ी और उथली घाटियां तथा घुमावदार पहाड़ियां हैं। देखिए आपका पहला वाला कथन सही है। प्रायद्वीपीय पठार पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों से बना एक उच्च भूमि यानी कह सकते हैं ये टेबल लैंड क्षेत्र है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर सही नहीं है। देखिए इसे पृथ्वी पर उपस्थित सबसे स्थिर भूमि आबद्धों में से एक माना जाता है, यानी ये अस्थिर क्षेत्र नहीं है बल्कि काफी ज्यादा स्टेबल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भूकंप बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। पठार में चौड़ी और उथली घाटियां तथा गोल पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो सही आंसर है तीसरे का सी, केवल 1 और 3। चौथा प्रश्न है अब आपका, नाभिकीय खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, यह आपको बताना है। भारत में यूरेनियम अयस्क नहीं पाए जाते हैं। भारत में थोरियम के समृद्ध भंडार हैं। देखिए यूरेनियम और थोरियम परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। तो यूरेनियम जो निक्षेप है ये धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। यहां पे पहला वाला जो कथन है ये गलत है। देखिए यूरेनियम राजस्थान के उदयपुर, अलवर और झुंझुनू जिले, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है। यानी ये भारत के कई राज्यों में पाया जाता है। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि भारत में यूरेनियम के अयस्क नहीं पाए जाते। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। थोरियम मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के पुलिन बीच में पाई जाने वाली जो मोनोजाइट और इल्मेनाइट रेत होती है वहां से ये प्राप्त होता है। सबसे समृद्ध मोनोजाइट निक्षेप केरल के पलक्कड़ और कोल्लम जिले में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास और उड़ीसा में महानदी डेल्टा में पाए जाते हैं। यानी आपको पता ही होगा कि जो थोरियम है ये अपने भारत में जो मोनोजाइट बालू होती है उससे प्राप्त करते हैं। मोनोजाइट बालू को छानने के बाद ये प्राप्त होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी, केवल सेकंड। पांचवा प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता निम्न वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी बारिश होती है। चक्रवात ताउते का नामकरण थाईलैंड ने किया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग को सलाह जारी करने और उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखने का अधिकार है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है और निम्न वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी बारिश इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला जो कथन है आपका सही नहीं है। ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसका नाम म्यांमार ने रखा था, थाईलैंड नहीं, यानी इसका नाम जो था ये म्यांमार ने नामकरण किया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। और बर्मी भाषा में, यानी म्यांमार की जो बर्मी भाषा है उसमें इसका अर्थ गेको, जो कि एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली होती है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। थर्ड वाला कथन यहां पर जो है, ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग विश्व के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है जिसे सलाह जारी करने और उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखने का अधिकार है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 5 में का ए, केवल 1 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा युग्म यहां पर सही सुमेलित है। पहला है नर्मदा, अमरकंटक पहाड़ियां, कावेरी, महाबलेश्वर, कृष्णा, ब्रह्मगिरी श्रेणी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है यहां लिखा हुआ है कावेरी, महाबलेश्वर। देखिए, कावेरी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। कावेरी नदी जो है ये पश्चिमी घाट की जो ब्रह्मगिरी श्रेणी है यहां से निकलती है और ये तमिलनाडु के कुड्डालोर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सेकंड वाला यहां पे गलत है। उसी तरह से कृष्णा जो है, ये कृष्णा जो है महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है और 1400 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कृष्णा नदी कहां से निकलती है, ये महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो सही आंसर है छठवें का ए, केवल 1। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। झेलम नदी अपने युवावस्था में विसर्ग बनाती है। झेलम नदी में झीलों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थानीय आधार स्तर के कारण विसर्ग बनते हैं। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही है। झेलम कश्मीर की घाटी में अभी भी अपनी युवावस्था में विसर्ग बनाती है, जो नदी भूआकृतियों के विकास में प्रौढ़ अवस्था से संबंधित एक विशिष्ट विशेषता है। ये नदी विसर्ग जो है अपनी प्रौढ़ अवस्था में बनाती है, यानी जब इसका ढाल मंद पड़ जाता है, अपनी प्रौढ़ अवस्था में होती है, तब ये विसर्ग बनाती है। लेकिन झेलम नदी यहां पर क्या है, ये अपनी युवावस्था में भी विसर्ग बना रही है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन आपका ये भी सही है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी में विसर्ग बनने का कारण एक बड़ी झील यानी वर्तमान डल झील और इसका एक छोटा सा हिस्सा है, इसके द्वारा उपलब्ध कराया गया स्थानीय आधार स्तर है, इसकी वजह से ये विसर्ग बना रही है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 7वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, लौह खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट लौह खनिज हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्कों में सबसे प्रमुख हैं। दल्ली और दुर्ग में राजहरा की खदानें देश में लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। लौह धातुओं में प्राय लोहा होता है, उनमें आवश्यक गुणों के लिए अल्प मात्रा में अन्य धातुएं या तत्व जोड़े जाते हैं। तो लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट जो है ये लौह खनिज हैं। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन आपका ये भी सही है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्कों में सबसे प्रमुख हैं। देखिए, हेमेटाइट में धात्विक तत्व जो है 60 से 70% के बीच में होता है। वहीं मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट में धात्विक तत्व जो है 60 से 65% के बीच होता है, 60 से लेकर 65% के बीच में होता है। तीसरा वाला जो कथन है आपका बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला और दुर्ग जिले में डल्ली, राजहरा मुख्य लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 8वें का डी, 1, 2 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। आर्द्र जलवायु दशाएं कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती हैं। कपास की खेती के लिए काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। कपास एक
उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। कपास के उत्पादन के लिए आर्द्र जलवायु अनुकूल होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। कपास की खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों में की जाती है जहां काली मिट्टी पाई जाती है। यह कपास की खेती के लिए सहायक सर्वाधिक अनुकूल मिट्टी है। हालांकि कपास को जलोढ़ मृदा में भी उगाया जा सकता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। थर्ड वाला कथन आपका गलत है। कपास का सबसे अधिक उत्पादन जो है महाराष्ट्र में नहीं होता है, बल्कि सबसे अधिक उत्पादन जो है ये आपके गुजरात में होता है और सेकंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल एक और दो कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9 में का ए, केवल एक और दो। 10वां प्रश्न है आपका, निम्न पहाड़ियों वाला वैलीकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है नीलगिरी पहाड़ियों का, पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का, कार्डमम पहाड़ियों का। वैलीकोंडा रेंज या वैलीकोंडा हिल्स एक कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है जो पूर्वी घाट पर्वत प्रणाली का हिस्सा है। वैलीकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये आपका सही आंसर है 10 में का सी, यानी पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। 11वां प्रश्न है आपका, बन्नी ग्रासलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह गुजरात में स्थित है, यह एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। रैबारी इस घास के मैदान की मूल घुमंतु जनजाति है। देखिए, गुजरात के कच्छ जिले में बन्नी ग्रासलैंड 2500 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत क्षेत्र है और इसे सामान्यतः एशिया में सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ये गुजरात के कच्छ जिले में है। सेकंड वाला भी सही है, यह एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही नहीं है। देखिए, यहां पर बोला गया है कि रैबारी इस घास के मैदान की मूल घुमंतु जनजाति है, यह गलत है। मालधारी जनजाति है, एक जनजाति है जिसका नाम है मालधारी। तो मालधारी जनजाति इस घास के मैदान की मूल घुमंतु जनजाति है। तो यहां पर एक और दो कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 11 का बी, केवल एक और दो। 12वां प्रश्न है आपका, प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसका उद्देश्य जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता को बढ़ाना है। वर्ष 2021 की थीम है हमारे समाधान प्रकृति में है। वर्ष 2021 और 30 की अवधि को सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान, संयुक्त राष्ट्र दशक और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया गया है। देखिए, वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता को बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया है। यानी कब किया है? 1993 में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में इसको घोषित किया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है, यानी इसका उद्देश्य जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता को बढ़ाना है। यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये सही नहीं है। देखिए, सेकंड जो आपका इस साल की थीम है, 2021 की जो थीम है आपकी, ये थीम है आपकी हम समाधान का हिस्सा हैं। तो यहां पर ये गलत है और हमारे समाधान प्रकृति में है, ये आपकी सन 2020 की थीम थी। ये आपकी सन 2020 की थीम थी, ना कि 2021 की। 2021 की थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं। तीसरा वाला जो कथन है आपका, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। वर्ष 2021-2030 की अवधि को सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान, संयुक्त राष्ट्र दशक और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया गया है। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 12 का ए, केवल 1 और 3। 13वां प्रश्न है आपका, भारत में महिला प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से किस प्रवासन पद्धति का अनुसरण किया जाता है, ये आपको बताना है। ग्रामीण ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से ग्रामीण, शहरी से शहरी। देखिए, वर्ष 2011 में भारत में कुल 315 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने मूल निवास से प्रवासन कर दिया था और उनमें से 98 मिलियन लोगों को केवल पिछले 10 वर्षों में ही प्रवासन करना पड़ा। यानी कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ की परंपरा है, पितृसत्तात्मक समाज है, स्त्री शादी के बाद अपने पति के घर जाती है, ये सबको पता है। तो यहाँ पर जो प्रवासन है खास करके महिलाओं में, तो महिलाओं में अगर आप ग्रामीण भारत में महिलाओं को देखें तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन ज्यादा है, क्योंकि जो अधिकांश शादियां होती हैं वो ग्रामीण इलाकों की शादियां ग्रामीण इलाकों में ही मोस्टली होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र की ओर ही राज्य के अंदर या राज्य के बाहर
होने वाले प्रवसन से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवसन करने वालों में पुरुष सबसे ज्यादा हैं। जो आर्थिक कारणों से अंतर्राज्यीय प्रवसन द्वारा प्रभावित होते हैं, यानी कि पुरुष जो प्रवासन करते हैं वो ग्रामीण से शहरी की ओर करते हैं, महिलाएं करती हैं ग्रामीण से ग्रामीण करते हैं। उसका रीजन है पितृसत्तात्मक समाज है और शादी विवाह जो होते हैं वो एक गांव से दूसरे गांव में उन्हें महिलाओं को जाना पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का ए वाला। 14वां प्रश्न है आपका, ICAR वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, अल्फीसॉल, वर्टिसॉल। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए ICAR का मतलब है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसके नियंत्रण के तहत एक संस्थान राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण आता है और दूसरा है भूमि उपयोग योजना ब्यूरो। तो इन दोनों ने भारतीय मृदा पर काफी अध्ययन किया है। मृदा का अध्ययन करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय बनाने के प्रयास के तहत ICAR ने संयुक्त राज्य कृषि विभाग के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मृदा को उसके स्वभाव और चरित्र के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो इसमें यहां पर वही वर्गीकरण लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर पूछा गया है कि किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, अल्फीसॉल, वर्टिसॉल ये सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, यानी कुल 8 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं। जहां पर 4 प्रकार की लिखी हुई हैं, इनमें अपने भारत में इंसेप्टिसॉल सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी इसकी जो मात्रा है 39.74% भाग पर यह पाई जाती है। उसके बाद आपका एंटीसॉल का नंबर आता है। एंटीसॉल 28.08% क्षेत्र पर पाई जाती है। उसके बाद अल्फीसॉल आता है। अल्फीसॉल जो है 13.55% क्षेत्र पर पाई जाती है। वर्टिसॉल जो है 8.52% क्षेत्र पर पाई जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का डी, 1, 2, 3 और 4। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पलानी पहाड़ियां, कार्डमम या इलायची पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहां पर कैसे करना है, उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से हमें नीचे की ओर करना है। तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी पहले पड़ती है, यानी आपकी जो पहले पहाड़ी पड़ती है नीलगिरी वाली पड़ती है, यानी ये आप देखेंगे तो यहां पर आपकी ऊपर नीलगिरी पड़ती है। ठीक है, नीलगिरी के बाद फिर पलानी पहाड़ियां पड़ती हैं, नीलगिरी के बाद फिर आपकी पलानी पड़ती हैं, फिर उसके बाद कार्डमम या इलायची पहाड़ियां पड़ती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 15 का सी वाला, नीलगिरी, पलानी पहाड़ियां और फिर कार्डमम या इलायची पहाड़ियां। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का सी, 3, 1, 2। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।